नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि वो 2 दिन में बीजेपी का भंडाफोड़ करेंगे। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कैसे हरियाणा महाराष्ट्र में जीत दर्ज की, 2 दिन बाद पर्दाफाश करूंगा। केजरीवाल ने आगे ये भी दावा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो पहले कैबिनेट मीटिंग में ही दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया जाएगा। इससे दिल्ली वालों को बिजली इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा और पूरा वेतन बिजली के बिल में चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर भी अडानी को बिजली का जिम्मा अडानी को देने का दबाव बनाया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के 13वें दिन यानी गुरुवार को नई सरकार शपथ ले रही है। भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। फडणवीस के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी सुप्रीमो अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक करेंगे और गृहमंत्री और अन्य पदों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि एकनाथ शिंदे के शासन का युग खत्म हो गया है और वो दावा किया कि वो फिर कभी इस राज्य के सीएम नहीं बनेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने बीजेपी पर उनका इस्तेमाल करने और किनारे कर देने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि शिंदे युग खत्म हो गया है, ये सिर्फ 2 साल के लिए था, उनका उपयोग अब खत्म हो गया है और उन्हें किनारे कर दिया गया है। शिंदे फिर कभी इस राज्य के सीएम नहीं बनेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली। अब हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया है। पहले जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में मंत्रियों की संख्या को लेकर विवाद था, लेकिन ये विवाद आज खत्म हो गया। हेमंत सोरेन की सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी जेएमएम के ही बने हैं। झारखंड सरकार की कैबिनेट विस्तार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 विधायकों ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, तो दूसरी ओर आरजेडी के 1 विधायक को बतौर मंत्री शामिल किया गया है। कांग्रेस को 4 मंत्री पद दिए गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन है। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली गली में शोर है, मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संबल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए ये भी कहा, स्कूल देखो अडानी, सड़कें देखो अडानी, ऊपर देखो अडानी, नीचे देखो अडानी के नारे लगाए। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा, आप कभी इन्वेस्टिगेशन कराओगे क्या? आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टिगेशन। मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अडानी 2 नहीं 1 हैं। बीजेपी वाले अक्सर राहुल गांधी को देखते हुए जय श्री राम के नारे लगाते रहे हैं। राहुल गांधी उसका जवाब जय सिया राम से देते रहे और नारे में सीता ना रखने के लिए बीजेपी वालों को सुनाते रहे। अब प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच चुके हैं। ऐसा ही प्रियंका गांधी के साथ एक बीजेपी की महिला सांसद ने किया। जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में प्रवेश कर रही थी, तब बीजेपी की एक महिला सांसद ने जय श्री राम का नारा लगाया। प्रियंका मुड़ी और बीजेपी सांसद के साथ हाथ मिलाया, साथ ही सीख भी दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम महिला हैं, आप सीता जी का नाम क्यों नहीं लेती? और जय श्री राम कहती हैं। बीजेपी सांसद चुप रही और साथ में फोटो खिंचवाया। इस सप्ताह वाराणसी के उदय प्रताप डिग्री कॉलेज में तब तनाव का माहौल बन गया, जब कॉलेज के अंदर स्थित एक मस्जिद में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब नमाज पढ़ी गई तो विरोध कर रहे छात्र कैंपस गेट पर इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। घटनास्थल पर तैनात पुलिस ने उन्हें मस्जिद के पास जाने से रोका और कथित तौर पर अशांति पैदा करने के आरोप में वर्तमान और पूर्व छात्रों सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया। उन पर शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन बिल गेट्स भारत को एक प्रयोगशाला समझते हैं। उन्होंने ही अपने एक बयान में भारत को लैबोरेटरी बताया है, लेकिन कैसी लैब, इस पर विवाद हो गया। उन्होंने ये बात एक पॉडकास्ट के दौरान कही। बिल गेट्स ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। भारत की स्थिरता और सरकारी राजस्व बढ़ने के कारण अगले 20 सालों में यहाँ के लोग काफी बेहतर स्थिति में होंगे।
लेकिन आगे बिल ने भारत में इनोवेशन को लेकर जो बात कही वो वायरल हो गई। गेट्स ने कहा है ये एक तरह की प्रयोगशाला है जहां आप चीजें आजमा सकते हैं और जब वो भारत में सफल हो जाती हैं तो उन्हें अन्य जगहों पर ले जाया जा सकता है। इस बयान के बाद लोग उन पर गुस्सा गए और मोदी को भी कोसने लगे। पहले वकील प्रशांत भूषण ने इस पर टिप्पणी की और अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कमेंट किया है। स्वामी ने कहा कि मोदी को एक दिन इस कबूल किए गए सच की कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन और नेपाल ने बुधवार को बीजिंग में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे चीन के लिए नेपाल में बड़ी पैठ बनाने का रास्ता साफ हो गया है। काठमांडू को बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI का हिस्सा बनाया गया है। अब 7 साल बाद इस पहल को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई है। इसके जरिए ये तय किया जाएगा कि दोनों देश तमाम परियोजनाओं को कैसे लागू करेंगे। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो उसके कुल व्यापार में 65% से अधिक का योगदान देता है। लेकिन अब चीन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन जाएगा। यही भारत की चिंता है। नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने उस परंपरा को तोड़ दिया है जब कोई नेपाली प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद सबसे पहले नई दिल्ली फोन करता है या यात्रा करता है। ओली ने इसके बजाय चीन जाने का विकल्प चुना। वो शी जिनपिंग के साथ मिलकर काम करने और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को ही चीन पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संभल हिंसा की तुलना बांग्लादेश से की। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या कुंभ में किया था, जो काम संभल में किया था, आज वही काम बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों की प्रकृति और DNA एक जैसा है। योगी ने कहा कि अगर कोई ये मानता है कि ये बांग्लादेश में हो रहा है तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व पहले ही खड़े हैं और वो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। बांटने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। यहाँ संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उपद्रवियों के साथ कठोरता बरतने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उपद्रवियों के साथ पूरी सख्ती के साथ निपटा जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का खर्च उपद्रवियों से ही वसूला जाए। योगी ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग लें, सघन जांच ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर धर्मस्थलों में तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकरों और DJ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि उपद्रवियों की पहचान के लिए उनके पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएं। अब इस पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि संभल में सबसे पहले DM और SP के पोस्टर लगाए जाएं। दिल्ली के नेपसराय इलाके में बेटे ने ही कथित तौर पर माता पिता और बहन की चाकू से रेत कर हत्या कर दी। बुधवार को पति पत्नी और बेटी की हत्या में पुलिस ने कुछ घंटों बाद दंपति के बेटे को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने आगे कहा कि आरोपी के अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। संपत्ति विवाद और पारिवारिक नाराजगी के कारण भी बताए जा रहे हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार अर्जुन को भरोसा था कि उसके पिता राजेश कुमार अपनी पारिवारिक संपत्ति उसकी बहन कविता को देने की सोच रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उसने उनका गला काटने का रास्ता चुना क्योंकि वो जानता था कि ये उन्हें चिल्लाने से रोकेगा। वो अपने पिता से इतना क्रोधित था कि उसने उनके सिर में चाकू मार दिया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। इस हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है। हत्यारा बेटा दिल्ली विश्वविद्यालय का 20 वर्षीय छात्र अर्जुन तंवर है, जिसने आर्मी से रिटायर्ड अपने पिता, अपनी मां और बहन की बेरहमी से हत्या की। बुधवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया गया। उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान हुआ। इस साल 1962 के बाद पहली बार है जब फ्रांस की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी है। सोमवार को उनके खिलाफ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जब प्रधानमंत्री बर्निये ने अपने बजट को बिना मतदान के पारित कराने के लिए विशेष शक्तियों का उपयोग किया।
3 महीने पहले प्रधानमंत्री बने मिशेल बर्निए गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए यहां एक पूर्व कोरियाई सैनिक ने अपना सिर मुंडवाया। गुरुवार की सुबह पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति कार्यालय के सामने रैली निकाली, जिसमें उन्होंने यून को सत्ता से हटाने की मांग की। इसी विरोध प्रदर्शन के एक पूर्व कोरियाई सैनिक और उनकी पत्नी ने अपने साथी प्रदर्शनकारियों के सामने सिर मुंडवाया। दक्षिण कोरिया में विरोध दर्ज कराने के लिए सिर मुंडवाने की परंपरा काफी पुरानी है। 1960 और 70 के दशक में जब दक्षिण कोरिया में सैन्य तानाशाही थी तो अक्सर प्रशासन के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सिर मुंडवाया करते थे। गुरुवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्होंने कथित तौर पर उन्हें मार्शल लॉ लागू करने का सुझाव दिया था। किम योंग ह्यून ने गुरुवार को इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने किम योंग ह्यून पर राजद्रोह का अभियोग चलाने की मांग की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की पार्टी का कहना है कि वो संसद लाए जाने वाले महाभियोग के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। पार्टी के नेता हान डोंग ह्यून ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। हान डोंग ह्यून ने कहा कि एक पार्टी नेता के रूप में मैं इस अभियोग को पारित होने से रोकने के लिए काम करूंगा, क्योंकि इससे अप्रत्याशित अराजकता पैदा हो सकती है और हमारे लोगों और समर्थकों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हान ने यह भी साफ किया कि महाभियोग का विरोध राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाए जाने की कोशिश का समर्थन बिल्कुल नहीं है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में संस्था ने इजराइल पर गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 आज रिलीज हो गई। रिलीज से पहले 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बेनिफिट शो दिखाए गए थे। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली में संध्या थिएटर में भी एक बेनिफिट शो आयोजित किया गया था। यहाँ फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन भी पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जमा थी। इसी दौरान वहां भगदड़ मची और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस अफरा तफरी में रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में महिला के पुत्र श्रीतेजा की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के महिलाओं को मेडिकल शिक्षा न देने के फैसले पर क्रिकेटर राशिद खान और मोहम्मद नबी ने नाराजगी जताई। क्रिकेटर राशिद खान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, इस्लामी तालीम में शिक्षा एक अहम स्थान रखती है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ज्ञान की खोज पर जोर देती है। हाल ही में अफगानिस्तान की बहनों और माताओं के लिए शैक्षणिक और मेडिकल संस्थानों के बंद होने पर मैं काफी दुखी और निराश हूँ। इस फैसले ने केवल उनके भविष्य को ही नहीं बल्कि हमारे समाज के ताने बाने को भी गहराई से प्रभावित किया है। राशिद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, देश में महिला डॉक्टरों और नर्सों की कमी चिंताजनक है क्योंकि ये सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी गरिमा पर असर डालती है। वहीं मोहम्मद नबी ने तालिबान का लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई से बैन करने का फैसला हृदय विदारक बताया और कहा यह काफी अन्यायपूर्ण है। बता दें, बुधवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।